आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हम सब के जीवन का सीधा आधार है, जमीन, और उस जमीन से जुड़ी हमारी कृषि व्यवस्था। आज के इस संपूर्ण विश्लेषण में हम भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और भूमि उपयोग के असली आंकड़ों की गहराई में जाने वाले हैं। ये सिर्फ अर्थशास्त्र या भूगोल का कोई रूखा विषय नहीं है। यह उस जमीन की कहानी है जिस पर हम रहते हैं, जिससे हमारा भोजन आता है और जिस पर पूरे देश का भविष्य टिका है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस बेहद दिलचस्प और जटिल विषय को जमीनी स्तर से समझना शुरू करते हैं। इस चर्चा को हमने 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे भारत के भूमि संसाधनों से, फिर देखेंगे कि कैसे ये भूमि उपयोग तेजी से बदल रहा है। इसके बाद फसल ऋतुओं, प्रमुख फसलों और कृषि क्षेत्र में आए तकनीकी बदलावों पर बात होगी। और अंत में उन गंभीर चुनौतियों को समझेंगे जिनका सामना आज भारतीय कृषि कर रही है। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं और भारत के भूमि संसाधनों के आधारभूत ढांचे को समझते हैं। अब देखिए, जमीन का मतलब सिर्फ खेत तो नहीं होता है ना। राजस्व विभाग ने भूमि उपयोग को 9 अलग अलग श्रेणियों में बहुत ही बारीकी से बांटा है, क्योंकि मनुष्य जमीन का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए नहीं करता, बल्कि उद्योग लगाने, घर बनाने और मनोरंजन के लिए भी करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वन श्रेणी का मतलब हमेशा घने जंगल नहीं होता। ये दरअसल वो क्षेत्र है जिसे सरकार ने वन विकास के लिए तय कर रखा है। इसी तरह गैर कृषि कार्यों में हमारी सड़कें, बस्तियां और कारखाने आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है निवल बोया गया क्षेत्र, यानी वो जमीन जिस पर वास्तव में बीज बोए जाते हैं और फसलें काटी जाती हैं। इन सभी श्रेणियों का गणित समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन रबड़ की तरह खिंचने वाली चीज नहीं है, ये एक बेहद सीमित संसाधन है। भूमि के प्रकारों में एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, साझा संपत्ति संसाधन, या जिसे अंग्रेजी में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज CPRs कहते हैं। ये वो जमीन है जिस पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता। इसके बजाय ये पूरे समुदाय की साझा संपत्ति होती है और इसका प्रबंधन अक्सर ग्राम पंचायत या राज्य सरकार के हाथों में होता है। ये साझा जमीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या जो बहुत छोटे किसान हैं। उनके लिए तो ये एक जीवन रेखा की तरह है। यहीं से पशुओं के लिए चारा आता है, घर के चूल्हे के लिए ईंधन मिलता है और कई छोटे मोटे वन उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो रोजमर्रा की जिंदगी को बिना किसी शोर शराबे के चला रहा है। आइए अब दूसरे भाग पर चलते हैं और देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के साथ साथ भूमि का उपयोग कैसे बदल रहा है। चलिए एक पल के लिए इस बात पर गौर करते हैं कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, जमीन के साथ क्या होता है। बढ़ती आबादी और नई तकनीक जमीन पर भारी दबाव डालते हैं। और होता क्या है, हमारे उद्योग और सेवा क्षेत्र यानी फैक्ट्रियां और IT पार्क कृषि की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो जमीन कल तक हरे भरे खेतों से ढकी थी, वो धीरे धीरे शहरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे की भेंट चढ़ने लगती है। बड़े शहरों के आसपास तो ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि देखते ही देखते पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। जमीन के बाद चलिए उन फसल ऋतुओं और विधियों को समझते हैं जो पूरी तरह से जलवायु पर निर्भर हैं। भारत के उत्तरी और भीतरी हिस्सों का कृषि कैलेंडर मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में बटा हुआ है, खरीफ, रबी और जायद। जून से सितंबर तक चलने वाली खरीफ ऋतु पूरी तरह से मानसून के मूड पर निर्भर करती है। इसी समय चावल और कपास जैसी फसलें लहलहाती हैं। फिर अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों की रबी ऋतु आती है, जिसमें गेहूं और सरसों की पैदावार होती है। और इन दोनों के बीच अप्रैल से जून तक की छोटी सी गर्मियों वाली जायद ऋतु होती है, जहां फल, सब्जियां और चारा उगाया जाता है। हालांकि यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि दक्षिण भारत में मौसम इतना गर्म रहता है कि अगर पानी की सुविधा हो तो वहाँ साल भर एक जैसी उष्णकटिबंधीय फसलें उगाई जा सकती हैं। मौसम के अलावा पानी की उपलब्धता के आधार पर भी खेती के 2 बिल्कुल अलग तरीके देखने को मिलते हैं, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। जहाँ बारिश 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ शुष्क खेती होती है। यहाँ पूरा जोर पानी की एक एक बूंद बचाने और रागी या बाजरा जैसी ऐसी फसलें उगाने पर होता है जो सूखा झेल सकें।
इसके बिल्कुल उलट आर्द्र भूमि में पानी भरपूर या यूं कहें कि जरूरत से ज्यादा बरसता है। वहां चावल, जूट और गन्ने जैसी प्यासी फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन सच कहें तो पानी की इस अधिकता के कारण वहां बाढ़ और मिट्टी बह जाने का एक बहुत बड़ा खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है। आगे बढ़ते हुए भाग 4 में हम भारत की उन प्रमुख फसलों पर नजर डालेंगे जो इस विशाल राष्ट्र का पेट भरती हैं। भारतीय कृषि का एक बहुत ही स्पष्ट सच इस आंकड़े में छिपा है। हमारे देश में बोए गए कुल क्षेत्र का लगभग 67% यानी पूरे 2/3 हिस्से पर सिर्फ अनाज और दालें उगाई जाती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि खेती चाहे गुजारे के लिए की जा रही हो या बाजार में बेचने के लिए, हमारे देश में सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा खाद्यान्न ही रहा है। जरा इस आंकड़े के पैमाने पर गौर करें। दुनिया भर में जितना भी अनाज पैदा होता है उसका लगभग 11% सिर्फ भारत में उगता है। चीन और अमेरिका के बाद कुल अनाज उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये स्थिति साफ दिखाती है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में भारत कितनी अहम भूमिका निभाता है। इस विशाल उत्पादन के पीछे भारत की जो भौगोलिक विविधता है वो सच में हैरान कर देने वाली है। एक तरफ पश्चिम बंगाल के निचले मैदान हैं जहां जूट और चावल की भरमार है, तो दूसरी तरफ समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक भी चावल उगा लिया जाता है। उत्तर पश्चिम में गेहूं के विशाल खेत हैं, तो कर्नाटक के ऊंचे पश्चिमी घाटों में बेहतरीन अरेबिका कॉफी की महक है, और असम के उन हरे भरे चाय बागानों को कैसे भूल सकते हैं जो देश की आधी से ज्यादा चाय पैदा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि देश के हर हिस्से की अपनी एक अलग मिट्टी और अलग जलवायु है, और हर फसल को पनपने की सही जगह मिल ही जाती है। भाग 5 में हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में विकास और तकनीक ने कैसे कदम रखे। आज के इस भारी भरकम उत्पादन तक पहुंचने का ये सफर बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। आज़ादी से पहले की स्थिति बहुत दर्दनाक थी। सिर्फ गुजारे लायक खेती होती थी और देश भयंकर अकाल और सूखे की चपेट में रहता था। फिर 1960 के दशक के मध्य में आई हरित क्रांति, जो सच में एक जीवन रक्षक बदलाव लेकर आई। अधिक उपज देने वाले बीजों और आधुनिक तकनीक ने पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद 1980 के दशक में महसूस किया गया कि कुछ क्षेत्र पीछे छूट गए हैं, तो हर मौसम और इलाके के हिसाब से कृषि जलवायु योजनाएं बनी। और 1990 के दशक में जब उदारीकरण का दौर आया तो खेती के लिए खुले बाजार के नए और बड़े दरवाजे खुल गए। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जरा इस तथ्य पर ध्यान दें, 60 के दशक के बाद से हमारे खेतों में रसायनों और उर्वरकों का इस्तेमाल पूरे 15 गुना बढ़ गया है। 15 गुना! नए बीजों को बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हो गया। बेशक अनाज के गोदाम भर गए, लेकिन पर्यावरण और हमारी मिट्टी की सेहत को जो नुकसान हुआ है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग 6 पर पहुंचते हैं, जहां हम भारतीय कृषि की आज की गंभीर चुनौतियों पर बात करेंगे। इतनी तकनीकी प्रगति के बाद भी आज भी हमारी खेती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बादलों की तरफ देखता है। अनियमित मानसून का ये जुआ आज भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है। देश का 1/3 शुष्क क्षेत्र हर साल मौसम के चरम रूपों का सामना करता है। कभी ऐसा होता है कि बारिश की एक बूंद नहीं गिरती और फसलें सूख जाती हैं, और कभी अचानक इतनी भयानक बाढ़ आती है कि पूरी की पूरी मेहनत पानी में बह जाती है। मौसम के अलावा व्यवस्था के अंदर भी कमियां बहुत गहरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तुलना करें तो हमारी जमीन की उत्पादकता आज भी काफी कम है। जमीन का बंटवारा इतना असमान है कि ज्यादातर किसानों के हिस्से में जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा आता है, जिस पर आधुनिक मशीनें चलाना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा साल के 4 से 8 महीने ऐसे होते हैं जब खेतों में कोई काम नहीं होता और भारी मौसमी बेरोजगारी फैल जाती है, और जो जमीन बची है वो भी ज्यादा सिंचाई और रसायनों की वजह से खराब हो रही है। कहीं मिट्टी खारी हो रही है तो कहीं जल भराव की समस्या है। इन तमाम चुनौतियों का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जो इंसान को भुगतना पड़ता है। आज खेती बहुत महंगी हो गई है। बीज, खाद, बिजली सब कुछ महंगा है। ऐसे में जब मौसम की मार से फसल बर्बाद होती है तो किसान उस लागत को भी नहीं निकाल पाता। नतीजा क्या होता है? किसान बड़े साहूकारों के भारी भरकम कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारे देश के ग्रामीण इलाकों की एक बहुत ही कड़वी और रोजमर्रा की सच्चाई है।
तो अंत में सारे आंकड़ों और स्थितियों को देखने के बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ हमारी आबादी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था फैल रही है, और दूसरी तरफ हमारी जमीन सीमित है और उसकी सेहत बिगड़ रही है। ऐसे में आने वाले कल में संतुलन कैसे बनेगा? क्या हम ऐसी नई और टिकाऊ तकनीकें विकसित कर पाएंगे जो कम जमीन में ज्यादा और सुरक्षित पैदावार दे सकें? या ये संकट और गहराता जाएगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर भविष्य की पूरी खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।